हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे फिट एंड फाइन होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कैश फ्लो का फॉर्मेट। कैश फ्लो की एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है, प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। आज हम सीखने वाले हैं कैश फ्लो का फॉर्मेट। कैश फ्लो का फॉर्मेट सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, कैश फ्लो हमें दो मेथड से करने होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड को करने के लिए हमें थोड़ी सी झलकियाँ चाहिए डायरेक्ट मेथड की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो का फॉर्मेट। तो कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाने से पहले आप एक टी शेप बना लीजिए। पर्टिकुलर डिटेल्स एंड अमाउंट। तो अभी मैंने बताया है कि कैश फ्लो दो तरीके से बनाया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए होता है, बाकी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज़ करिए वो सेम ही रहता है। अब पहले हम डायरेक्ट मेथड को समझते हैं, होता क्या है डायरेक्ट मेथड में। एक मैं रफली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं बेटा। ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा समझ में आ जाए। इस साइड क्या आता है, बाई सेल्स। लेट्स सपोज करते हैं सेल्स कितना है 1000 टू COGS, लेट्स सपोज करते 400। तो आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 600। ग्रॉस प्रॉफिट कितनी आएगी, 600। लेट्स सपोज करते ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने रेंट पे कर दिया 100 रुपये, इंश्योरेंस दे दिया आपने 100 रुपीज़, सैलरी दे दी आपने 100 रुपीज़, आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बन गया 100, और आपने डेप्रिसिएशन दे दिया ऑन फिक्स एसेट्स वो भी 100। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो कितनी है बेटा, नेट प्रॉफिट कितनी है 1 2 3 4 5। तो आपकी नेट प्रॉफिट कितनी आ जाती है बेटा, सिर्फ 100 आ जाती है। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में सीधे हम क्या चलते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सेल से कितने रुपए आया बेटा आपके पास 1000। उसके बाद आपने पेमेंट किसकी की होगी, COGS की पेमेंट कर दी कितनी 600। तो आपके पास कितनी बची होगी, सॉरी COGS की पेमेंट करी है आपने 400 की, तो आपके पास जो प्रॉफिट बची होगी 600। इसमें से आपने देखो कैश क्या क्या पेमेंट किया। आप सिर्फ डायरेक्ट मेथड में क्या देखते हो, कैश क्या क्या पेमेंट किया और ऑपरेटिंग का क्या क्या पेमेंट किया। तो कैश देखिए बेटा, यहाँ से रेंट आपने कैश में पे की होगी 100। उसके बाद सैलरी आपने कैश में पे की होगी, वो भी कितनी है 100। उसके बाद इंश्योरेंस आपने कैश में पे की होगी, वो भी 100। अब ये तीनों कैश पेमेंट थी, ये तीनों आप माइनस कर दोगे तो आपकी कितनी आएगी बेटा, तो ये आपकी आ गई कैश प्रॉफिट। क्या आ गया, कैश प्रॉफिट। अब इसी चीज को हम इनडायरेक्टली वे से भी निकाल सकते हैं, इसी चीज को हम इनडायरेक्ट वे से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं इनडायरेक्ट वाला नीचे बता रहा हूं। डायरेक्ट में हमें क्वेश्चन को ऊपर से लेना होता है, इनडायरेक्ट में हमें क्वेश्चन को यहां से लेना होता है। कहां से, नीचे से। तो नीचे क्या दिया है बेटा, नेट प्रॉफिट। क्या दिया है, नेट प्रॉफिट कितना है वो 100।
अब देखो जब इनडायरेक्ट मेथड की बात होती है तो आप इनडायरेक्ट वे से आपको क्या निकालना होता है, कैश प्रॉफिट। इनडायरेक्ट वे का मतलब आपने यहां से वो सारे एक्सपेंसेस घटा रखे हैं जिनकी कैश में पेमेंट हुई है। इनडायरेक्ट में आप क्या करोगे, वो सारे एक्सपेंसेस को जोड़ दोगे जिनकी कैश में पेमेंट नहीं हुई है। तो वो कौन कौन सी है जिनकी कैश में पेमेंट नहीं हुई है बेटा, ये दोनों डेप्रीशिएशन एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये दोनों आइटम हैं जिनकी कैश में पेमेंट नहीं हुई है। तो इनको जोड़ देते बेटा। यहाँ पे डेप्रीशिएशन कितना था 100 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वो कितना है 100। तो आपकी देखो इनडायरेक्ट वे से भी कैश प्रॉफिट आ गया। तो आप किसी भी मेथड से निकालो आंसर सेम आएगा, बट डायरेक्ट मेथड कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसीलिए हमें सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड दिया रहता है। तो हम इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट सीखते हैं, एक बार इसे देख लीजिए। ये डायरेक्ट मेथड था जिसमें हमें क्वेश्चन शुरू से करना होता है और इनडायरेक्ट में आपको उल्टा करना होता है, क्वेश्चन उल्टा हो जाता है। डायरेक्ट में आप क्या करते हो, जो जो चीज़ें आपने कैश में पेमेंट की है उसे माइनस कर देते हो, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, आप वो सारी चीज़ें जोड़ते हो जिनकी कैश में पेमेंट नहीं होती है। तो यही चीज़ मैंने की है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम फॉर्मेट पे चलते हैं। चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट इनडायरेक्ट मेथड से। और सबसे पहली एक्टिविटीज़ आती है आप लोगों की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। सबसे पहला आइटम आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इस पे मैं बेटा हैशटैग लगा रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे। इससे भी हमें कैलकुलेट करना होता है, वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसे हम बाद में करेंगे। अभी हम फॉर्मेट के बारे में सीखते हैं। और हमने अभी सीखा था कि इनडायरेक्ट मेथड से हम क्या उठाते बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा, क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम इसमें क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे नॉन कैश एक्सपेंसेस का आपका डेप्रीशिएशन, amortization of goodwill, patents, depreciation on fixed assets, ये भी ऐड होगा बेटा और ये भी ऐड होगा। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन। तो देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन फाइनेंस कॉस्ट होता है, और ये अगर आप प्रॉफिट से दे देते हो तो आपकी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो गई होगी। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या फाइंड करते हैं बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपने ऑलरेडी घटाया होता है नेट प्रॉफिट से, तो उसे आप ऐड कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से। उसके बाद आप लिख लो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये भी आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर देता है। उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स।
तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, तो इनको आप ऐड करोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कितना था। तो इसको आपको ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं बेटा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब इसमें से आपको माइनस करना होता है बेटा, क्या? इसमें से माइनस करोगे आप लोग रेंटल इनकम, इसमें से माइनस करोगे बेटा क्या? और रेंटल इनकम। जो चीज़ें आपको माइनस करनी है वो मैंने ब्रैकेट में दिखा रखी है। रेंटल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये भी आपको माइनस करना होगा। अब इसके बाद मैं इसी चीज़ को यहीं कंटिन्यू करता हूँ बेटा। इसके बाद इस चीज़ को मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, तो इसे मेरे को रब करना पड़ेगा। फटाफट बना लेते हैं हम लोग, 2 कॉलम पर्टिकुलर। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको डिटेलिंग यहाँ फिल करनी होगी, और ये आ जाएगा बेटा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वो क्या आएगा बेटा? ये आपकी नेट प्रॉफिट में आप इन सारी ट्रीटमेंट को करोगे, प्लस और माइनस जो आएगा ऐड करके, वो क्या आएगा बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें क्या करना है बेटा? ध्यान से समझना। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है आप लोगों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। तो चलिए हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं आपने स्टॉक खरीदा है उधार में, मान लिया आपने स्टॉक खरीदा है उधार में, तो आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और करंट लायबिलिटी बढ़ने से आपका कैश आपके पास ही रह जाता है, तो उससे कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर वही गुड्स आप कैश में खरीदते तो आपका क्या हो जाता? कैश चला जाता, और आपके पास स्टॉक तो आ जाता लेकिन कैश चला जाता। लेकिन वो गुड्स आपने उधार में खरीदी है तो आपके पास वो कैश बचा रह गया, तो उस कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। तो करंट लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता है बेटा? कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आप लोग ऐड करोगे, इसके साथ डिक्रीज इन करंट असेट्स को भी आप ऐड करोगे। अब आप कहोगे डिक्रीज इन करंट असेट्स कैसे कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा? आप सिंपल से बात सोचो, आपके पास डेटर है और डेटर आपको पेमेंट कर देते तो आपकी डेटर कम हो जाएगा, लेकिन कैश तो बढ़ जाएगा ना। मैंने क्या कहा? आपके पास डेटर है, डेटर ने आपको पेमेंट कर दी तो आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन साथ के साथ क्या हो गया बेटा? कैश बढ़ गया। तो कैश बढ़ने से उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा और आपकी एक करंट असेट्स कम हो गए। इसके साथ इसमें से आप माइनस करते हो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं बेटा। आपने अपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, आपने अपनी क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, तो क्या हो गया? करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गया और आपके पास क्या आया बेटा? आपके पास से कैश चला गया। मैंने कहा आपने करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी तो आपका क्रेडिटर कम हो गया और आपके पास से क्या चला गया बेटा? कैश चला गया। तो इस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या बता रहा है? कैश पे नेगेटिव इफेक्ट बता रहा है। तो इसे आप माइनस कर दोगे, किसमें से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब
इंक्रीज इन करंट असेट्स को भी आप माइनस करोगे। आप कहोगे इंक्रीज इन करंट असेट्स कैसे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। आपके पास बेटा आपने स्टॉक परचेज किया कैश में, तो आपका तो करंट असेट्स बढ़ गया होगा, लेकिन आपके पास से कैश चला गया होगा। मैंने कहा आपने स्टॉक खरीदा है, गुड्स परचेज किया है कैश में, तो आपके पास से तो कैश चला गया, लेकिन आपके पास करंट असेट्स बढ़ गया होगा, स्टॉक बढ़ गया होगा, तो उसने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला किस पे, कैश पे। अब इसको आप जोड़ोगे तो ये क्या आएगा बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। क्या आ गया बेटा, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। अब इसमें से ये टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट मान लिया मैंने इसे, और आप लोग इसे प्लीज नोट डाउन कर ले। पॉज कर दिया, चलो। आई होप आप लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अपनी नोट्स बुक में उतार लिया होगा। फिर भी मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ ऊपर से आपने क्या किया था। उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या ऐड किया था बेटा आपने, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने ऐड किया था, और इसमें से आपने माइनस किया था नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश इनकम को आपने माइनस किया था। तो ये आया था बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें आपने ऐड किया था इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट असेट्स को आपने ऐड किया था, और माइनस किया था इसमें से इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आपने माइनस किया था इसमें से। तो आपका आया था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद आपने इसमें से टैक्स माइनस किया था, तो आपका आया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यही था ओवरऑल रिकैप आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो सारे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं जिससे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को बेच दिया, जिस पे फिक्स असेट्स पे ऑलरेडी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया रहता है, उस इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया, तो फॉर्म के पास डेफिनेटली क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट को मैं क्रॉस कर मतलब कैश इनफ्लो को क्रॉस में दिखा रहा हूँ, आउटफ्लो को मैं ब्रैकेट में दिखाऊंगा बेटा, आउटफ्लो को मैं ब्रैकेट में दिखाऊंगा। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी तो भी आपके पास अमाउंट आया होगा। उसके बाद परचेज ऑफ फिक्स असेट्स को परचेज करोगे तो कैश आउटफ्लो होगा। एंड देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद डिविडेंड रिसीव
कई बार कंपनी छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिया तो वहाँ से डिविडेंड रिसीव होगा, तो इनफ्लो होगा कैश का, और ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। फिर भी मैं यहाँ पे हैशटैग लगा रहा हूँ, इसके बारे में मैं फिर बताऊँगा। रेंटल इनकम, इस पे भी मैं हैशटैग लगा रहा हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, तो लगभग इतनी सारी चीज़ें ही आती हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और लास्ट में क्या आएगा बेटा, इसे हम लिखेंगे कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम और इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसे मैं सेकंड नाम दे देता हूँ। अब देखिए बेटा, यही सारी ट्रीटमेंट आती है लगभग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अब मैंने ये डिविडेंड रिसीव, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव पे स्टार लगाया है, क्योंकि ये आप लोगों ने देखा होगा, ये मैंने यहाँ से माइनस भी किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, ये क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसकी ट्रीटमेंट यहाँ के साथ साथ यहाँ पे भी होती है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें ताकि हम फर्दर चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। दोबारा से समझ लें, मैंने इस पे हैशटैग क्यों लगाया है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग इनकम है, तो इस इनकम ने आपकी प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा और आप ऑपरेटिंग से क्या निकालते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो इसको आपने ऑलरेडी इनकम में जुड़ा होगा, प्रॉफिट में जुड़ा होगा, उसमें से आप माइनस करोगे तब जाके आपका ऑपरेटिंग निकलेगा। तो इसकी ट्रीटमेंट यहाँ होने के साथ साथ यहाँ पे भी होती है, और वो हमने माइनस किया था रेंटल इनकम, डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव को आपने यहाँ से माइनस भी किया था। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम चलते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। अब हम चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो सारे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो सारे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस से कैश इनफ्लो कैसे होगा बेटा? इनफ्लो कैसे होगा? इशू ऑफ शेयर, तो कैश आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर, तो कैश का इनफ्लो होगा। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया तो भी कैश इनफ्लो होगा। उसके बाद आउटफ्लो देखिए बेटा, आउटफ्लो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंस कॉस्ट है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा ही आएगा। इसमें मैं हैशटैग लगा देता हूँ क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट एक ऑपरेटिंग में भी आती है। अब डिविडेंड पेड, और ये डिविडेंड बेटा इंटरिम भी हो सकती है और प्रपोज भी हो सकती है। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? कंपनी पहले प्रपोज डिविडेंड को क्या करती है बेटा? प्रपोज डिविडेंड अलाउ करती है और उसके बाद उसे नेक्स्ट ईयर मिलता है। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? अलाउ होती है, उसके बाद मिलता है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड क्या होता है बेटा? जिस साल वो प्रपोज की इंटरिम डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर किया जाता है उसी साल मिल जाता है, और प्रपोज डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर किया जाता है उसके नेक्स्ट ईयर मिलता है। ये वर्ड नहीं आ रहा था मेरे मन में, डिक्लेयर क्या होता है, बट मैंने बता दिया। प्रपोज डिविडेंड होगा तो ये जिस साल डिक्लेयर होता है उसके नेक्स्ट ईयर मिलता है, और इंटरिम डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर होता है उसे विद इन 5 डेज के अंदर दे दिया जाता है। अब इसके साथ साथ
और मोस्टली यही चीज़ें आती हैं। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, और लगभग यही चीज़ें आती है। रिडेम्पशन ऑफ बैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो इन सारी चीज़ों से बेटा आउटफ्लो होगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से भी, डिविडेंड पे करेंगे तो भी, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो भी, रीपेमेंट ऑफ लोन होगी तो भी, सारे से क्या होगा, आउटफ्लो होगा। और इससे एट द एंड क्या आएगा बेटा, कैश फ्लो और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसे हम थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए बेटा, मैंने ये डिविडेंड पे भी हैशटैग लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट होती है बेटा इसमें, वो हम बाद में सीखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। बट ये जो इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड है बेटा, ये आपका फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ये नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। ये सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड आपका फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। तो हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हुए नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूं बेटा, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है या जो भी फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी वो नेट प्रॉफिट में ऐड होगी। क्यों? क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आएंगी। तो ये प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे फर्दर चलते हैं बेटा। होप सो आप लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके आगे के प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो इसके बाद हम लेते हैं बेटा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद ऐड कर देते हैं नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और जिसमें कि तीनों एक्टिविटीज से जो जो चीज़ें आई हैं वो आपको ऐड करके यहाँ दिखानी है। और ये दिखाने के बाद ये आपका जो आंसर आना, मतलब जो चीज़ें आनी चाहिए वो ये मैच करनी चाहिए बेटा किससे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। ये क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। लेट्स सपोज करते हैं आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख और आपकी क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2 लाख। तो ये आपका जो तीनों एक्टिविटीज से अमाउंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बेटा, 1 लाख आना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। अब ये नोट डाउन कर लिया, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कैश में क्या क्या इंक्लूड होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं बेटा, देख लीजिए। कैश एंड कैश कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक, चेक एंड ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो इन सब का मतलब ही कैश होता है बेटा। ये सारे लिक्विड फॉर्म में है और इन सब को ही आप कैश मानोगे। तो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोगों ने फॉर्मेट अच्छे से किया। हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने एक बार मैंने दोबारा से रिकैप करवाया। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, उसके बाद हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, उसके बाद मैंने कैश के बारे में बताया कि कैश होता क्या क्या है। अब आप लोगों को ये वीडियो
लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ एडजस्टमेंट लेके आएंगे, उसके बाद हम सीधे डायरेक्ट चलेंगे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर।